आपके लिए लेकर आया हूं गणित के वो सबसे इंपॉर्टेंट 50 सवाल जो आपको त्रैमासिक में टॉपर बनाने की ओर आगे ले जाएंगे। जी हाँ बच्चा, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको वो सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमारी त्रैमासिक में जो मार्क्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 6 चैप्टर आने हैं। रियल नंबर पहला चैप्टर, दूसरा पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बोले तो जो हमारे 6 चैप्टर है पहले वाले, वास्तविक संख्या से लेके त्रिभुज तक, जिसमें हमारा एपी भी आ गया, ट्राइंगल भी आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गया। तीनों चैप्टर मिले जुले एक जैसे हैं। एलजेब्रा बीज गणित का पोर्शन है, एक्स वाई को सॉल्व करना पड़ता है और आंसर आता रहता है। सर पहला चैप्टर 12 नंबर का है, दूसरा 12 का, 13 13 12 13, क्या तेरा क्या मेरा, ठीक है। तो ये आपके पास मतलब सभी चैप्टर का वेटेज लगभग सेम है, सबको उतना ही ध्यान हमको देना है, ठीक है। तो बस सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने सवाल करवाते समय इस चीज का भी ध्यान रखा है कि किस में 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में 2-2 नंबर के आ रहे हैं, किस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव ज्यादा आ रहे हैं। तो उन सारी चीजों को अपन अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी है। जैसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में और ट्राइंगल में, इसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें बड़े बड़े सवाल भी रखें कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लेना, ठीक है। तो 50 सवाल सीधे गिन लेते हैं और इनके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। मेरा बच्चा बिल्कुल चिंता नहीं करेगा। एक बार सवाल देख लेना कि भैया इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। कर देंगे सर, वो डंडा खींच के 2 से भाग दिया, 3 से दिया, 4 से दिया, बस 2 3 5 ऐसे प्राइम नंबर से भाग देते रहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लसा मसा आपको निकालने हैं किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अगला बेटा ये देख, 2-2 सवाल रखें ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और इनमें से ही कोई फंस जाए भगवान करे, और नहीं तो डेटा चेंज होके सेम क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का मिलेगा बेटा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एचसीएफ दिया है, एलसी देखो ये 2 नंबर है, ये और इनका एचसीएफ हमको गिवन है। आपसे पूछा क्या है कि एलसीएम क्या होगा? अरे वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, खत्म, आराम से हो जाएगा सवाल। अगला बेटा कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है ये बताओ, और इन दोनों संख्याओं को कंपोजिट भाज्य प्रूफ करके दिखा दो। तो दिखा देंगे महाराज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर एंड होगा। अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो 6 की पावर n, मतलब n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख दूं, तो क्या कभी भी यूनिट प्लेस पर, यूनिट डिजिट पर 0 आ पाएगा? तो ये बता देंगे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। वैसे मेरा बच्चा जानता है 6 वाले में नहीं आ पाएगा, 2 और 5 दोनों होंगे तब 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इन सारे सवालों को हम करेंगे। अगला सवाल बेटा कि ये संख्याएं अपरिमेय है, इर्रेशनल है, प्रूव करके बताओ। √3 को इर्रेशनल प्रूव करना, और तीनों वैरायटी के क्वेश्चन रख दिए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें से पक्का सवाल एग्जाम में आना ही है। तो चैप्टर 1 में बस इतना ही करना है। चैप्टर 2 में आ जाएंगे कि भैया इस ग्राफ को देखकर बताओ कि कितने जीरोस, कितने शून्यक इसके होंगे। बताओ, मेरे बच्चे को नहीं पता क्या कि जितनी बार ये ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को टच या कट करता है, मतलब या तो काट कर जाए या छू कर जाए, उतने जीरोस होते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं मेरे बच्चे को आंसर अभी दिख रहा है, 1 2 3 डिंग डिंग डिंग, पर हम इसको करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। अगला, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनके जीरोस, शून्य हम निकाल देंगे। प्राइम इसके शून्य कहां से निकाल देंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन तो उधर एलसीएम एचसीएफ में काम आती रहे। अगला क्वेश्चन कि इनके शून्य ज्ञात करो, मतलब भैया सबसे पहले तो अल्फा बीटा निकाल लो, उसके बाद शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा? c/a। इस चीज को करके बताओ। महाराज सब आता है अच्छी को, भैया आपने पढ़ाया तो था, ठीक है। अच्छा, जब सॉल्यूशन की क्लास लगेगी तब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की सेपरेट अलग अलग क्लास लगेगी, ठीक। ये 2 इक्वेशन है, इनके लिए अल्फा बीटा निकाल देंगे और साथ ही साथ ये रिलेशन भी इसको बता देंगे। अगला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा भी आपको गिवन है,
तो वो वाली इक्वेशन याद है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया सर, बीटा बीटा, इतनी सी बात है। ठीक है, अगला सवाल बेटा, दिए गए रैखिक समीकरण, 2 चैप्टर हो गए भैया, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इन 2 चैप्टर में लगभग कवर हो जाएगा 5 सवालों में। अगला, दिए गए रैखिक समीकरणों के लिए 10 सवाल अभी हमने करे हैं, 6 सवाल हमने करे चैप्टर 1 में और 4 सवाल हमने करे चैप्टर नंबर 2 में। इतने में 2 चैप्टर निपट गए। आगे जाके कुछ कुछ चैप्टर ट्रायंगल है, एपी है, उनमें ज्यादा सवाल भी हैं। 50 सवाल में अपन खा जाएंगे अपनी त्रैमासिक। अगर ये हमारे समीकरणों के अनुपात निकालो, सबसे पहले रेशो निकाल लो, a1/a2, b1/b2, c1/c2, और फिर ये बता दो कि ये समीकरण कैसे हैं, कंसिस्टेंट है, संगत है, भैया कैसे है, कंसिस्टेंट है, संगत है कि असंगत है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, कैसे हैं, आप तो जल्दी से बता दो। बता देंगे, हमको सब पता है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, फिर ये इक्वल हो गया, दूसरा नहीं होगा, फिर तीनों इक्वल हो जाएंगे, 3 कैसे, सब बता देंगे सर। ठीक है, P का वह मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच दिए गए समीकरण निकाय का हल कैसा है, अद्वितीय है। मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन दी है आपको, इनका सॉल्यूशन अगर यूनिक है तो बता दो कि P की वैल्यू क्या होगी। P लिखा मेरा यहां पर और आराम से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बेटा, कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को, समीकरण युग्मों को हल कर दो। इन पेयर ऑफ इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व कर देना है। पक्का सवाल इसमें से फंसेगा बच्चा। अगला सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश में, अब इसमें क्या है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो जितने क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है कि इसको तो कर ही लेना, वो सवाल मैंने इसके अंदर रखे हैं 4-5, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या करा, 2 प्लस करा, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो कितना हो गया, 9/11, 9/11 हो गया। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर देता हूं तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 5/6। तो आपको पूछा है कि भिन्न ज्ञात करो, बोले तो बाबू व्हाट इज फ्रैक्शन, क्या है बता दो जल्दी से, उसको फाइंड करके दे दो, दे देंगे, क्या दिक्कत है। अगला, फ्रैक्शन को मान लेंगे x/y और वहां से वैल्यू निकाल लेंगे, x और y की दोनों इक्वेशन सॉल्व करके, मजा आ जाएगा सर। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 26, x - y 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो बड़ी संख्या मान लो बड़ा x है, तो x = 3y, ऐसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ अभी कि 2 संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का कितना है, 3 गुना, 3 टाइम्स। अगला बेटा, कि 2 अंकों की एक संख्या के लिए अंकों का योग 9 है। भाई एक 2 डिजिट नंबर है, उसके लिए सम ऑफ डिजिट कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 टाइम्स कर दो। अंकों को उलटने पर, अगर मान लो 82 है तो 28, जो उलट दिया, नंबर पलट दिए, प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कर लो, खत्म बात, सिंपल सा हो जाएगा। बड़े आगे, 2 संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, पता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 है, और सप्लीमेंट्री बोले तो ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 है। तो सम 180 है और उनका डिफरेंस कितना दिया है, 18 अधिक है, 18 अधिक है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, 18 है। तो x + y 180, x - y 18, मजा आ गया सर, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अगला, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़, इसका मतलब 2x + 3y = 9 हो गया, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों भाई 6 रबड़ों का मूल्य कितना है, 18 रुपए है। तो आपसे ये पूछा है कि प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य क्या है। भैया सिंपल सी बात है, 2 पेंसिल 3 रबड़ 9 रुपए के, 4 पेंसिल 6 रबड़ 18 रुपए के। तो आपसे ये पूछा है कि हर पेंसिल और रबड़ का मूल्य कितना है, बता दो रे जल्दी से, बता दे सर, कोई दिक्कत नहीं। जांच करो भैया, चैप्टर नंबर कौन सा चालू हो गया, यहां पर चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू हो गया। आपसे पूछा है कि फाइंड करो ये जो इक्वेशन आपको दी है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये द्विघात है कि नहीं। सबसे पहले तो जांच करो, अगर है तो गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इनके रूट्स निकाल के बताओ। और फैक्टराइजेशन मेथड हम चैप्टर नंबर 2 में भी देखते हैं पॉलिनोमियल में, और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं। एक जगह करो, दोनों जगह काम आ जाएगा। अगला सर,
द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य, मतलब कौन सा सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसको फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं भैया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मेरी x की दो वैल्यूज हैं। बस इस फॉर्मूले को लगा के हमको क्या करना है, आंसर निकाल के दे देना है, और ये दो इक्वेशन दी है, बढ़िया आराम से निकाल लेंगे सर। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, या नेचुरल नंबर ऐसा भी कह सकते हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365। मान लो अगर एक नेचुरल नंबर x है तो अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, तो इनका स्क्वायर x स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर्स इस कितना है बेटा, 365 है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, करेंगे। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। अगला सवाल बेटा, कि अगर ये समीकरण है तो इसका विविक्त कर, बोले तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अरे यार सर, वो ब्रैकेट में जो आपने लिखा था d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मैं कहता हूं d बड़ा लिख दो, मिट जा। ये जो विवित्तीकर है भैया, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसके अंदर ये जो ब्रैकेट में लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है बाबू, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। तो बस इस डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करो और नटूरे ऑफ रूट्स बता दो, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा ये बता दो जल्दी से। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, गुणनफल 182 है। बताओ भैया, ऐसे दो नंबर जिनका सम कितना है 27, योग बोले तो सम कितना है 27, एंड प्रोडक्ट बोले तो गुणनफल ये कितना है 182 है। ठीक है, कितने सवाल हो गए, 23 क्वेश्चन, और ऐसा लग रहा है कि लगभग हमारा आधे से ज्यादा पेपर इसी में से बैठेगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। द एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऊंचाई ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। देन इफ द हाइपोटेनियस इज 13, फाइंड द अदर टू साइड। भैया मैंने बता दिया जो उसकी हाइट है वो क्या है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण दे दिया आपको 13, आप बता दो क्या बेस है और क्या उसकी हाइट है, आधार क्या है और ऊंचाई क्या, दोनों बताना। निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए उनके दो बराबर मूल है। मतलब अगर दोनों रूट्स इक्वल है, कौन सी कंडीशन में होते हैं सर, ये कंडीशन होती है जब d इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इसका मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाता है 0, तो वहां पर आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। बोले तो ये रहा इधर का k और ये रहा इधर का k, फाइंड करके बता दो, जरूर बताएंगे सर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल हमारे पास आ गया एपी का। इस एपी में से दो नंबर के सवाल आने हैं, ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि जल्दी जल्दी से कैसे कर पाए, क्योंकि 4 नंबर का सवाल हमारी त्रैमासिक की परीक्षा के फॉर्मेट में नहीं लिखा है। ठीक है, एपी सर देखो, गिनती के दो फॉर्मूले कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक होता है सर एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक हमारे पास हो जाएगा एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस ए एन। बस ये 3 फॉर्मूले से तो सर काम ही गल्लास हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ए बोले तो पहला पद, n मतलब nth टर्म, d सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, बस ये पता करते रहना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा हमारे सामने। प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, कॉमन डिफरेंस d है, ये आपको दिया है, और फर्स्ट टर्म a दिया है। आपको 4 टर्म लिख के बता देनी, जरूर बताएंगे सर जब सॉल्यूशन करेंगे। इनमें से कौन एपी है, अगर एपी है तो उनका फर्स्ट टर्म a बता दो और कॉमन डिफरेंस, इन चारों में से एपी कौन है, और अगर है, क्योंकि इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएगा, 1 नंबर के सवाल 2 नंबर के सवाल ऐसे ज्यादा आएंगे, तो हमको यहां पर ज्यादा रिक्त स्थान में आ जाएगा, उसके बाद आपका ABCD ऑप्शन में से आ जाएगा 1 वर्ड, वहां ज्यादा इसके आने के चांस है, तो हम उसको उस दृष्टिकोण से ज्यादा पढ़ेंगे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, हालांकि सवाल बड़े वाले भी हैं इसमें, 4 वाले सवाल भी इसमें रखे हैं हमने, क्योंकि वो पूछ लेगा कोई सवाल, कभी 2 नंबर में भी आ जाएगा सवाल, हमसे सब बनना चाहिए, टॉपर बनना है यार। पदों की संख्या मतलब मान लो अगर 205 तक जा रही है ये एपी, तो ये कौन से नंबर की टर्म है,
ए एन आपको फाइंड करके दिखाना है। ये अगर nth टर्म है तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मान लो ए 50 तक गया तो 50 टर्म है, ए 32 गया मतलब 32 टर्म है, सिंपल। अगला हमको जो बोला है अभिष्ट पद nth टर्म हमको निकाल के देना है, जैसे इस एपी का 10वां, इस एपी का 6वां, इस एपी का 15वां और इस एपी का 10वां, आराम से निकाल लेंगे, हमको आते हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद दो अन्य पद दिए होने पर अभिष्ट पद निकालना, मतलब वो आपको दो टर्म दे देता है, जैसे मैंने 11th टर्म दे दी और मैंने 16 टर्म दे दी। यहां से आपको पता है बेटा 11 टर्म बोले तो a प्लस 10d बराबर 38 और 16 टर्म मतलब एक कम a प्लस 15d बराबर 73। यहां से 31st निकालनी है, मतलब पहले a निकालो, d निकालो, फिर a प्लस 30d निकाल दो और ये सब निकालेंगे, ठीक है, हो जाएगा आराम से। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है, तो चालू कहां से होंगी सर, 12 से, 12, 15, क्योंकि दो अंकों की सबसे पहली संख्या है 10, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 11 भी नहीं होगा, 12 डिवाइड हो जाएगा पहली बार और फिर 12 से जाके 99 तक जाएंगे, n निकाल देंगे, an बराबर 99 रखकर सवाल का आंसर आ जाएगा। आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको हिंट देते जा रहा हूं जहां जहां लग रही है, ठीक है। ये पता करो कि जांच कीजिए कि दिया गया पद उस समांतर श्रेणी का पद है अथवा नहीं, मतलब ये जो -81 है ये इस एपी में आएगा कि नहीं ये चेक करना है। ये जो 78 है ये इस एपी में आएगा नहीं, ये आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना है। इफ इट्स टर्म ऑफ एन एपी देन फाइंड इट्स पोजीशन, कौन से नंबर की टर्म है, अगर है तो कौन से नंबर की है ये भी बता दो, ठीक है सर। अगर ये मेरी एपी है तो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो, पीछे से 20th टर्म आपको निकाल के देनी है, कर देंगे, आराम से कर देंगे, एपी को पलट के निकलेंगे फिर आगे से 20वां कर देंगे, जादू है सब। अगला बेटा, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले इसका 54th टर्म निकालेंगे, उसमें 132 प्लस कर देंगे और फिर वहां से an मानकर n की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका योग, अब योग बोले तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक ये भी लग जाएगा n/2 a प्लस an, जब मुझे लास्ट टर्म पता होगी, ठीक है। जैसे मुझे पता है लास्ट टर्म ये वाली है, बस n पता चल जाए फिर इन दोनों में से किसी फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा भली भांति, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म S14 बराबर कितना है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, a बराबर कितना है बाबू 10 है, तो आपसे पूछा क्या है फाइंड द 20th टर्म, n बराबर कितना हो जाएगा 14 जो ये पैर में लिखा है, और आपसे a20 की वैल्यू पूछी है, सर आराम से निकाल लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भरोसा रखो, ऐसा तुम्हारी तरफ से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल बेटा, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, ये वाली एपी और ये वाली एपी का nth टर्म सेम हो जाएगा फॉर विच वैल्यू ऑफ n, बताओ रे, हो जाएगा सर कोई दिक्कत नहीं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो, भैया वो वाली एपी निकालो जिसका तीसरा पद थर्ड टर्म 16 है और 7th टर्म 5वें पद से 12 आती है, और जो उसका 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स ज्यादा द 5th टर्म बाय 12। इजी सर इजी, कोई दिक्कत नहीं सर। 39, क्वेश्चन नंबर 39, बताओ त्रैमासिक का पेपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इन सवालों में। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग बोले तो Sn कितना दिया है सर 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, तो उसका प्रथम पद अर्थात S1 सर यही A1 होता है, ये निकाल लो। उसके बाद प्रथम दो पदों का योग मतलब S2 निकालना है, दूसरा पद मतलब A2, इसी प्रकार तीसरा पद मतलब A3, 10वां पद A10 और nवां पद AN, ये सब आपको फाइंड करके निकालना है। अगर किसी एपी के लिए Sn ये है तो आपको बताना है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगा S2, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A2 कितना होगा, सिमिलरली थर्ड टर्म
10th टर्म और nth टर्म क्या होगा ये हम फाइंड करके आराम से निकाल लेंगे। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आराम से निकाल लेंगे। अगला सवाल, 0 और 50 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसका मतलब ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 ऐसे करके कहां तक जा रहा है, 49 तक जा रहा है। तो आपको इनका क्या निकालना है बेटा, सम निकालना है और जरूर निकालेंगे। ठीक है, आखिरी 10 सवाल बेटा कि समरूप त्रिभुजों के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं सर? एंगल 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 एंगल, एक लिख दो दोनों में से तो भी चलेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा SAS और SSS, ये क्राइटेरिया है सर। और जब लिखेंगे तब अच्छे से लिख के बता भी देंगे। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोले तो भैया थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम, ये क्या होती है इसको प्रूफ भी करना है अथवा उसके विलोम का कथन लिखिए। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय अथवा उसके विलोम का कथन लिखिए। मतलब हमको BPT और उसका कन्वर्स दोनों हमको बताने हैं, जरूर बताएंगे। और इसका प्रूफ भी देखेंगे, प्रूफ याद करवा दूंगा सॉल्यूशन में तुमको 5 मिनट के अंदर कि ये स्टेप में काम हो जाएगा। 4 स्टेप गिनती की बात खत्म, मत डरना इससे। सबसे सरल क्वेश्चन है पूरी 10th की बुक का, ज्यादा हो गया पर सही बता रहा हूं, सबसे सरल है भैया। DE पैरेलल टू BC, ये जो DE है ये पैरेलल है इस BC के। तो आपको ये बोला है कि AE दिया हुआ है, उसके बाद AE आपको दिया है, और ठीक है AE हो गया, EC हो गया, DB हो गया, AD आपको फाइंड करके दिखा देना है। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही AE, AD और DB आपको दिया है, EC क्या होगा ये बता दो जल्दी से, और हम जरूर बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो भैया ये दोनों सवाल हमारे हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है। हमारी BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये ट्राइंगल है, ये पैरेलल है, डिंग अपॉन डिंग, डिंग अपॉन डिंग, इतनी सी बात है। अरे यार मेरा बच्चा, ABC PQ, तो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़े। इसके आगे बढ़ने पर बेटा हमारे पास अगला सवाल है कि 6 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ऊर्ध्वाधर बोले तो वर्टिकल पोल, मतलब ऐसे खड़ा। ठीक है, 6 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंबा भूमि पर 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। अगर ये खंबा है तो ये उसकी छाया है, अगर ये 6 है तो ये 4 है। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 है। भैया अगर इसकी छाया 28 है, आप बताओ इस मीनार की हाइट कितनी हो जाएगी? और जरूर बताएंगे सर चिराग भैया के साथ मिलके, कैसे नहीं बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल कि 90 सेंटीमीटर लंबी एक लड़की किसी लैंप पोस्ट के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से दूर जा रही है। भैया क्या हो रहा है? अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। ये हमारे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, और ये पूछा गया है पिछले साल, मतलब पिछले सालों में पूछा गया है 2-1 साल पहले, इसलिए इसको डाला। और जरूर, क्योंकि इस चैप्टर से 4 नंबर का सवाल आएगा, तो जो जो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने इसमें रखे हैं, और ये 50 सवाल हम करेंगे, जीतेंगे। ठीक है, तो भैया यदि लैंप भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो आप ये बताओ कि 4 सेकंड बाद उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी? बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर जो लैंप है ये 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो आफ्टर 4 सेकंड। काहे कि जो लड़की है वो चल रही है, तो हम रोक के उत्तर जरूर लाएंगे इस सवाल का। ठीक है, अगर ये फिगर आपको दिया है और ये भी दिया है कि ODC पैरेलल है, ODC पैरेलल है OB एक है, और एंगल भी मुझे दिए, पूछा क्या है सर? ये 3 एंगल मुझसे पूछा है कि DOC निकाल के बताओ। DOC मतलब ये वाला एंगल पूछा है, DCO मतलब ये वाला एंगल पूछा है, और OAB मतलब ये वाला एंगल पूछा है। ये तीनों एंगल हम निकाल के ला देंगे। ठीक है, अगला E और F क्रमशः PQR की भुजाओं PQ और PR पर स्थित बिंदु हैं। देखो सर, त्रिभुज कौन सा है सर? त्रिभुज PQR है, और इस पर E और F, PQ पर क्या है? E है, और PR पर क्या है? F है। यही वो कह रहा है।
निम्नलिखित प्रत्येक स्थितियों में बताइए कि EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR होगा कि नहीं। देख बीपीटी थ्योरम कहती है अगर पैरेलल है तो रेशो इक्वल होगा, और यहां अगर रेशो इक्वल आ गया तो बीपीटी के कन्वर्स से बोल दूंगा कि ये पैरेलल है। ठीक है, तो हो जाएगा सर, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, डेटा गिवन है कि किसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है। डन, आगे बढ़े, 3 सवाल और बचे। अगला सवाल कि इस आकृति में अगर इस फिगर में OA इंटू OB, OA इंटू OB OC इंटू OD के बराबर है, तो हमको शो करना है कि एंगल A बराबर एंगल C होगा, मतलब एंगल A बराबर एंगल C होगा और एंगल B बराबर एंगल D होगा। कर देंगे, ये भी शो कर देंगे, क्या क्या नहीं शो करा हमने जमाने में ये भी कर देंगे। चलो सर, अगला कि अगर इस आकृति में PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR ये है, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि ये तो बीपीटी हो गई ना, कि ये बीपीटी का कन्वर्स हो गया कि अगर पैरेलल है तो अगर रेशो बराबर है तो लाइनें पैरेलल होगी। और हमको क्या प्रूव करने का बोला है कि PST PRQ के बराबर है। PST मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, ये हमको गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। तो प्रूफ करना है कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है सर, 2 साइड्स इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और करके बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ABCD एक समलंब है, मतलब क्या है भैयू, एक ट्रेपेजियम है, समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ABCD क्या है मेरा, एक ट्रेपेजियम है, ऐसा कुछ A B C और D, जिसके अंदर AB पैरेलल टू DC है, बहुत बढ़िया, जिसके विकर्ण मतलब डायगोनल एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर काटते हैं, पॉइंट O पर इसको काटते हैं। तो आपको ये बोला है कि प्रूव करके बताओ AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। भाई साहब कर देंगे प्रूफ, ठीक है। अब मेरे बच्चे को लग रहा है 50 क्वेश्चन हो गए, हो गया भैया, अपनी थीम 51 है, क्या थीम है अपनी, 51। तो एक क्वेश्चन और, एक जरा सा चटाक भरा और क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि कोई रेखा ABC की भुजाओं AB, 51 में क्या क्या नहीं मिल रहा तुमको, लाइव क्लास ये वो, मैं तुमको सब पता है, ठीक है। जो बच्चे एप्लीकेशन पर जुड़े हैं उनको सब पता है, जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाओ बच्चा। DE पर प्रतिच्छेद करे, मतलब ABC एक ट्राइंगल है, एक लाइन है जो इस BC के पैरेलल है, ठीक है, BC के समांतर है। आपको ये प्रूव करना है कि AD अपॉन AB। देख बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है AD अपॉन DB, मतलब आधा आधा, ये बराबर किसके होगा, AE अपॉन EC के, आधा आधा। अब यहां देखो AD अपॉन AB, यहां क्या हो रहा है सर, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, मतलब आधा पूरा, ये हमको प्रूव करके बताना है। इसको भी किए देंगे। बताओ यहां तक की सारी बातें मेरे बच्चे को समझ में आई कि नहीं आई। इन 51 सवालों को पढ़ के तुमको अंदर से ऐसा लगा कि नहीं लगा कि सर इससे बाहर क्या ही पूछ लेगा, ठीक है। ये वो 51 सवाल आपके लिए छाटे हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आपको जो इसकी PDF है वो कहाँ मिलेगी। जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी क्वार्टरली की तैयारी, क्वार्टरली की PDF, तो यहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। एक दूसरा डाउट दिमाग में बचा मार साहब कि इसके सॉल्यूशन कब मिलेंगे, तो इसके सॉल्यूशन की मैराथन होगी बढ़िया, 3-4 घंटे में हम इन सारे सवालों को करेंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे त्रैमासिक की। उसका टाइम टेबल आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। और जो आपकी एग्जाम का टाइम टेबल है उसमें एक खास बात और होने वाली है कि जैसे मान लो आपका पेपर है 8 तारीख को या 9 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है, तो उसके एक दिन पहले रात में 8 तारीख को हम 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे यूट्यूब पर। तो इसके सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब मैराथन क्लास में मिलेंगे, वो पहले हो जाएगा, वो एग्जाम के पहले, जैसे वो उसका टाइम टेबल तुमको अभी जल्दी देखने को मिल जाएगा 2-4 दिन के अंदर। और जो वो वाला है ऑब्जेक्टिव वाला, वो तो मैं फिक्स बता रहा हूं कि जिस दिन आपका पेपर है त्रैमासिक का, उसके एक दिन पहले रात को उस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास होगी जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 50 ये 100 ऑब्जेक्टिव। मुझे बताओ तुमको कोई टॉपर बनने से रोक सकता है कि नहीं, नहीं रोक सकता सर, कैसे रोकेगा।
आराम से जीतेंगे। ठीक है। अच्छा, दोनों मीडियम में अलग अलग क्लास लगेगी, हिंदी मीडियम की क्लास अलग चलेगी सॉल्यूशन की, इंग्लिश मीडियम की क्लास अलग चलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं उस लाइव क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, इन 50 क्वेश्चन को जरूर कर लेना। और मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं होगा परेशान, चिराग भैया के साथ लगा देना जान, मैथ्स बनेगा आसान क्योंकि साथ है अरिविहान। जय हिंद, जय भारत।